हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रवि कुमार सिहाग की कॉपी। ये आप रवि कुमार सिहाग, और अब हम इसकी ऐसे की कॉपी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये दृष्टि का लिखा हुआ ऐसे है और यहाँ पे सबसे पहला ऐसे, अन्नदाता का उदार किसी के दया में नहीं बल्कि नवाचार में है। ये ऐसे चूज किया गया है रवि कुमार सिहाग के द्वारा। अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट कैसे है, एक शेर के थ्रू स्टार्ट किया गया है। हलाल ए रोजी का हाल किसान से पूछो, पसीना बनकर बदन से लहू निकलता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऐसे है, निबंध है, वो अन्नदाता का उदार किसी दया में नहीं बल्कि नवाचार में है। तो ये इसमें बातें कर रहे हैं कि नवाचार करने से किसानों को फ़ायदा होगा। उनको दया मतलब कि ये माफ़ कर दिया वो माफ़ कर दिया, इन सब पे नहीं है। अब देखते हैं ऐसे में आगे क्या लिखा गया है। रोजी रोटी पाने के लिए कोई व्यक्ति किस हद तक जा सकता है? क्वेश्चनवाचक। किसान से पूछिए। सबसे पहले तो ज़मीन चाहिए, अगर ठीक ठाक हुई तो भला, नहीं तो प्रेमचंद के उपन्यास के नायक होरी की तरह बड़े किसानों जमींदारों की खुशामद करो, बेगार करो, काश्तकारी करो, वह भी की तो क्या। फिर क्वेश्चनवाचक। बीज खाद कीटनाशकों का प्रबंध कैसे? ऋण लो, वह भी कठिन शर्तों पर, सूदखोर से। चलो लड़ मर कर ये दुविधा भी पार की तो भी गला नहीं छूटेगा। अब पानी के लिए इंद्रदेव से मन्नत मांगो, पूजा अर्चना करो। इंद्रदेव से मन्नत मांगो, पूजा अर्चना करो। इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए तो समझो आगे कुआं, और अगर कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न हो गए तो बाढ़ के रूप में पीछे खाई की स्थिति। ऊपर से खरपतवार का झंझट अलग। चलो मान लिया यहाँ तक भी सही चला, पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये देखिए यहाँ पे जो लोकोक्ति मुहावरे का उपयोग किया गया है। फसल पकी, चेहरे पर मुस्कुराहट आई ही थी कि साथ में बादल भी आसमान पर मंडरा लिए। अनाज निकलने तक सांस गले में अटकी रही। दाने लाए घर में कि साहूकार ने फंड फैला लिया। यहाँ पे साहूकार को एक सांप के रूप में दर्शाया गया है। फैला लिया, यहाँ से गला छूटा तो फसल बेचने कैसे जाए, साधन तो है ही नहीं। जैसे तैसे मंडी पहुँचे तो पता चला कि भाव गिर गए। अशिक्षित किसानों को देख बिचौलिए की आंखें ललचाई। अपनी जेब गरम करने को उन्होंने कार्टेल बनाकर गरीब किसान को मूंढ लिया। अंततः क्या बचा? वही खाने को दाने, वही यथास्थिति, वही घर का रास्ता जिस पर लटके हुए मुंह को लेकर चलता किसान यह सोच रहा है कि जो उसके बच्चे खिलौनों, साइकिल, किताबों के लिए फसल बिकने का इंतज़ार कर रहे थे, उनको क्या जवाब दे। पत्नी को साड़ी तो माँ को दवा का वचन दिया था, कैसे पूरा करे। इसी ऊहापोह में नज़र जाती है मजबूत गठीली रस्सी पर, जो उस जैसे 4 किसानों का वजन सह सकती है। अपने इस गरीबी, भूख, अकाल व व्यवस्था के दमनात्मक चक्कर से मुक्ति पाने को वह उस रस्सी का फंदेनुमा चक्राकार बनाकर झूल जाता है। वह काम आता है। मिल गई मुक्ति, सब दर्द खत्म। यहाँ हिंदी फिल्म बॉस के विलेन का डायलॉग याद आता है, मौत तो यूं ही नाम से बदनाम है, असली तकलीफ तो जिंदगी देती है। उपयुक्त विस्तृत पंक्तियाँ केवल ख्याली पुलाव नहीं बल्कि भारतीय कृषि एवं कृषकों की भयंकर स्थिति है। वर्षों पहले ई एमोन्स ने कहा था, कृषि सभ्यता है। यदि वे आज के किसानों की दशा देखते तो शायद ये वाक्य बदल लेते। क्या कारण है कि आज़ादी के 70 वर्ष बीत जाने पर भी
किसानों की दशा में वैसा सुधार न आया जो अपेक्षित था। संविधान निर्माताओं ने सामाजिक व आर्थिक न्याय के जो सपने देखे थे वे पूरे नहीं हुए। फिल्मों के स्तर पर भी 1952 में आई 2 बीघा ज़मीन, 1967 में उपकार हो या 2001 की लगान हो, सभी भी वही स्थितियां बदले स्वरूप में नज़र आती हैं। पीपली लाइव 2009 जैसी फिल्मों में तो किसान आत्महत्या पर राजनेताओं व मीडिया की फूहड़ता व असंवेदना पर कटाक्ष करती है। सरकारी आंकड़ों में भी जहां कृषि उत्पादन के आधिक्य की बात की जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता है, नए नए प्रोत्साहन पैकेज किए जाते हैं, ऋण माफ़ी की जाती है, मगर इन उपायों का क्या वास्तव में किसान को लाभ मिल पाता है? जैसा बल्ली सिंह चीमा ने लिखा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, ये दावा किताबी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि सरकारों ने किसानों हेतु प्रयास किए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर हरित क्रांति के रास्ते 20 सूत्री कार्यक्रम से सहारा लेकर स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, मनरेगा आदि योजनाएं हो या हालिया प्रधानमंत्री किसान योजना, अन्नदाता आय संरक्षण योजना, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की नीति, न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करना जैसे अनेक उपाय सरकारों ने किए हैं। बीज से लेकर बाजार तक की श्रृंखलाओं में सरकार ने हस्तक्षेप कर सरकार ने संस्थाएं स्थापित की है। ऋण के लिए नाबार्ड बैंक बनाया तो ब्याज सहूलियत भी दी। अनेक सब्सिडियां आज भी किसानों को राहत पहुंचाती है। राजीव गांधी काल हो या 2008 का समय, इसके साथ साथ हालिया समय में कृषि ऋण माफ़ी पर हजारों करोड़ खर्च किए गए हैं, किंतु फिर भी अनेक सरकारी रिपोर्टों में किसानों की खस्ता हालत क्यों है? क्या यह धन की कमी का कारण है या राजनीतिक इच्छा शक्ति का? क्या इसमें राजनीतिक भूले जिम्मेदार है या किसान की यथास्थितिवादी मानसिकता? इन प्रश्नों पर विचार करना ही होगा। यह बात सही है कि सरकारों के अभी तक के प्रयास किसान को एक पिछड़े हुए वर्ग के रूप में मानकर किए जा रहे थे। चूँकि 2022 तक किसान आय दोगुना करने का विचार सरकार कर रही है, तो इसके लिए आवश्यक है कि नीतिगत स्तर हो या संस्थागत स्तर, सरकारी स्तर हो या किसान के निजी स्तर पर, हमें कुछ मूलभूत प्रयास करने ही होंगे। किसानों की इस निराशाजनक स्थिति में हमें महाप्रण चेतना द्वारा नए दृष्टिकोण व राजनीतिक दृष्टि की तरफ बढ़ना ही होगा। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, प्राचीन बातें ही भली हैं, प्राचीन बातें ही भली है, यह विचार अलीक है। जैसी व्यवस्था हो जहाँ, वैसी व्यवस्था ठीक है। इस नवाचारी रणनीति का सबसे पहला उपाय किसान को देखने का नजरिया होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कृषि को एक पिछड़ा हुआ व जड़तायुक्त क्षेत्र न मानकर इसे उद्यम के रूप में मानना होगा। किसान के स्तर पर भी गरीब, अमीर, मध्यम जैसे वर्गीकरण के बजाय आकांक्षी, मेहनती, सुस्थापित जैसे शब्दों का प्रयोग आवश्यक होगा। ऐसा करने से जहां एक ओर तो सरकार का नज़रिया परिवर्तित होगा, वहीं दूसरी ओर किसानों के आत्मसम्मान व आत्ममूल्य में वृद्धि होगी। दूसरे स्तर पर हमें संस्थागत स्तर पर नवाचार करने होंगे। हालिया अशोक दलवाई समिति ने भी कृषि मंत्रालय में कृषि आगतों, विपणन, बाजार आदि के लिए पृथक विभागों के गठन व उनके आपसी समन्वय की वकालत की थी। इस समिति ने यह भी कहा था कि 2022 तक किसान आय दोगुनी करने के लिए कृषि को प्रति वर्ष 10 से 11% की वृद्धि दर प्रदर्शित करनी होगी। साथ ही सरकार को कृषि आधारभूत संरचना पर भी लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च करना होगा।
इस हेतु आवश्यक है कि सरकार खर्चों की दशा व दिशा तय करे। निजी सार्वजनिक सहयोग पीपीपी का प्रयोग कर कृषि अवसंरचना में सुधार किए जाएं। एक अन्य नवाचारी कदम आम बजट में लैंगिक या जेंडर बजट की तर्ज पर कृषि बजट का निर्माण किया जाए, जिसमें कृषि में बढ़ते महिलाकरण या का तत्व समाहित हो। अन्य स्तर पर अनेक समितियों द्वारा अखिल भारतीय कृषि सेवा या अखिल भारतीय ग्रामीण विकास सेवा के गठन का भी सुझाव दिया है, जिस पर सुधार होना चाहिए। चौथे स्तर पर नवाचारी कदम कृषि आगतों के स्वरूप में हो सकता है। बीज, खाद, कीटनाशकों के स्तर पर सब्सिडियों के स्तर पर समुचित उपाय किए जाएं। बिजली एवं उर्वरक सब्सिडी के कारण पंजाब, हरियाणा जैसे हरित क्रांति क्षेत्रों में जिस तरह से भूमि निम्नीकरण जैसे परिणाम सामने आए हैं, उससे बचने के लिए सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, बचे हुए धन को पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति के लिए प्रयोग करना जरूरी है। आगतों के युक्तिकरण के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना एक क्रांतिकारी कदम है, किंतु इसकी प्रयोगशालाओं की संख्या को बढ़ाकर इस योजना को कृषि जलवायु प्रदेश नियोजन कृषि के साथ जोड़ना आवश्यक होगा। पांचवें स्तर पर फसल कटाई व भंडारण के साथ साथ बाजारों के स्तर पर नवाचार आवश्यक हैं। यहाँ पर वेयर हाउस रसीदें व इनाम जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मौजूद हैं, किंतु राज्य सरकारों द्वारा पालन न किए जाने पर स्थिति अधिक आशाजनक नहीं है। इसके लिए सहकारी संघवाद की तर्ज पर कृषि संघवाद की संकल्पना अपनाई जाए, ताकि कृषकों के लाभार्थ केंद्र राज्य सहयोग कर सकें। छठा स्तर जल की ज़रूरतों व उसके उपयोग को लेकर है, जहां इजराइल जैसे देश से प्रेरणा लेकर जल दक्षता व जल प्रभाविता को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में 60% कृषि सूक्ष्म क्षेत्रों में विद्यमान है। इसके लिए फव्वारा पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, सरफेस व सब सरफेस सिंचाई, जल बजट जैसे प्रयोगों के साथ साथ जन भागीदारी के द्वारा छोटे छोटे चेक डैम पुनर्नवीकरणीय करना आवश्यक होगा। बुंदेलखंड के मजिस्ट्रेट द्वारा मनरेगा के फंड का प्रयोग कर वहां के 256 बांधों का पुनर्नवीकरण वाटरशेड विकास के साथ जन भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हालिया सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल की रणनीति से साम्य रखती है। अन्य स्तरों पर भूमि जोतों का डिजिटलीकरण करना, कृषि यंत्रीकरण के स्तर पर हैप्पी सीडर जैसे नवाचारी प्रयोगों के साथ साथ महिला किसानों हेतु यंत्रों को विकसित किया जाए, क्योंकि कृषि के नारीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति हेतु एर्गोनॉमिकली डिजाइन किए हुए यंत्र जरूरी हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश की भांति कृषि यंत्रों के बैंक का विकास किया जा सकता है। अन्य स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की सुभेद्यता में कमी करने हेतु क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जैविक खेती, जीरो बजट प्राकृतिक कृषि, इसरो का ड्रोन के प्रयोग से सेंसर एग्रो प्रोजेक्ट व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निंग के साथ प्रिसीजन फार्मिंग जैसे प्रयोगों भी स्वागत योग्य हैं, जिन पर भविष्य में काम किया जाना चाहिए। साथ ही स्टार्टअप के क्षेत्र में कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न समितियां हो या स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता वाला किसान आयोग, सभी की सिफारिशों का सही सार यह है कि हमें कृषि में आमूलचूल बदलाव यदि करने हैं तो इस हेतु आवश्यक है कि हम अपना नज़रिया बदलें, रणनीति बदलें, तकनीक बदलें व योजना बदलें। इसका कारण यह है कि भारतीय किसानों में मेहनत की कमी नहीं है, कमी है तो बस उचित दिशा और राह दिखाने की। उचित कृषि प्रसार सेवा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथ मोबाइल व डिजिटल तकनीक के प्रयोग द्वारा किसान को जागरूक करने की
यदि ऐसा संपूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक व नागरिक इच्छा शक्ति के द्वारा करने में यदि हम सफल हो जाते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का किसान अपने बेटे या बेटी को किसान बनाना चाहेगा। प्रेमचंद यदि अपना गोदान दोबारा लिखे तो उसमें होरी अंत मरेगा नहीं। वह प्रधानमंत्री के सपनों के अनुसार किसान अपनी आय दोगुनी कर नए भारत के निर्माण का भागी बनेगा। बस इसके लिए सिर्फ अथक व उचित दिशा में प्रयास जरूरी है। जैसा कि कवि ने कहा, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिके रहना। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिके रहना, बल्कि पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। धन्यवाद।